एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर गैट-बी की 1 मंथ स्ट्रैटेजी बता दीजिए, उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि गैट-बी के एग्जामिनेशन में अब लगभग थोड़ा सा कम, 1 महीने से थोड़ा सा कम समय रह गया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था गेट बीटी की जो काउंसलिंग वगैरह शुरू हो रही है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए। बट देर आए दुरुस्त आए, तो जो समय बचा हुआ है उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं गैट बी की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए, ये श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे 1 महीने तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से अपने गैट बी के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। आज मैं आपसे ये भी बात करने वाला हूं कि पार्ट ए के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको लास्ट के 1 महीने में जरूर पढ़ने चाहिए, और उनको पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं गैट बी 1 मंथ श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो लास्ट 1 मंथ में आपको फॉलो करनी है, वो उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जब भी आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाएं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से यूनिट का कितना यील्ड है। अगर यील्ड ही नहीं पता है तो स्ट्रैटेजी बनाने का कोई मतलब नहीं है। किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं या कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये तो पहले पता हो। तो अगर हम बात करें ये पिछले 10 से 12 साल के पेपर्स को अगर मैं एनालाइज करूं तो यहाँ पे ये डिटेल्स हैं। दैट मींस कि कितने कितने क्वेश्चंस कौन कौन से यूनिट से पूछे जा रहे हैं, यूनिट वाइज मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखा है। तो जल्दी से इसको मेरे साथ साथ देखते हुए चलिए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो सबसे, विश्वास मानिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके गैट बी एग्जामिनेशन के लिए। तो लगभग हर साल 25 से 30 सवाल यहां से पूछे जाते हैं अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें। आप तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो वन ऑफ द मेन फीचर्स है आपके गैट बी के एग्जामिनेशन के लिए। इस डेटा से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो मॉल बायो, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, यानी कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वाला जो टॉपिक है, उससे लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं। दैट मींस ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड टॉपिक है इन विद रिस्पेक्ट टू गैट बी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता हूं माइक्रो बायो पे। तो माइक्रो बायो में लगभग 12 से 16 क्वेश्चन के करीब हर साल पूछे जाते हैं माइक्रो बायोलॉजी में। इसके बाद नंबर आता है आपका सेल बायोलॉजी का। तो सेल बायोलॉजी में 10 से 12 क्वेश्चंस है। इम्यूनोलॉजी में 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक्निक्स का जो पोर्शन है वहां से 6 से 8 क्वेश्चन हर साल आते हैं। जेनेटिक्स में 7 क्वेश्चंस का एक एवरेज है जो हर साल पूछा जाता है। तो ये आप इसकी जो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि किस सीक्वेंस में जो है वो क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, जेनेटिक्स तक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप देखिए आरडीटी का जो टॉपिक है, यहां से लगभग अगर हम देखें तो 6 से 7 क्वेश्चंस जो हैं वो हर साल पूछे जाते हैं आरडीटी से। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से 5 से 6 क्वेश्चंस, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेकिन पिछले साल का जो गैट बी का पेपर था वहां पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ज्यादा पूछी गई थी, और एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चंस। जैसे कि आप गेट के एग्जामिनेशन में भी देख पाते हैं कि हर साल बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो पिछले साल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से आए थे। लगभग एवरेज जो है वो 5-6 रहता है, लेकिन इस बार भी मुझे उम्मीद है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा शिफ्ट होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम लोग बात करें तो एनिमल टिश्यू कल्चर और प्लांट टिश्यू कल्चर में लगभग 2-2 सवाल जो है वो हर साल यहां से क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा ट्रेंड है। अगर आप पीछे देखना चाहें एक बार फिर से देख लीजिए, इसकी फोटो जरूर ले लीजिएगा एक बार। बायोकेम, मॉल बायो, माइक्रो बायो, सेल बायो, इम्यूनो, टेक्निक्स, जेनेटिक्स, और इसके बाद आरडीटी, बायो इन्फो, बीपी और एनिमल टिश्यू कल्चर और प्लांट टिश्यू कल्चर। ये लगभग पूरा का पूरा मैंने सिलेबस आपका कवर कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस। अब हमारे पास जो समय बचा हुआ है लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। इस 1 महीने को किस तरीके से डिवाइड करें ताकि हम बेहतरीन रिजल्ट तक पहुंच सके, ये मेरा एम है आज आपको बताने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन, देखिए हमने देख लिया, यील्ड देख लिया, यानी कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ये देख लिए। अब मेरा एक एम है कि मैं आपको बता सकूं स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। इस 1 महीने में आपको किस तरीके से अपने समय को डिवाइड करना चाहिए ताकि आप बेहतरीन रिजल्ट पा सकें। तो फर्स्ट वीक में अगर हम बात करें तो पहला जो हफ्ता है
यानी कि तैयारी का आपको क्या करना चाहिए, आपको पीछे से शुरू करना चाहिए। सर पीछे से शुरू करने का मतलब जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर है, एनिमल टिश्यू कल्चर, जैसे कि इधर आइए, अगर मैं इसको बैक लेके जाऊं तो मेरा ये मानना है कि अगर आप शुरुआत के टॉपिक्स इधर से ऐसे कवर कर लें और अंतिम के लिए जैसे कि जब लास्ट का आपके पास टाइम बचेगा 10-12 दिन, तो आपके हाथ में वो टॉपिक्स हों जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कंटेन करते हो। तो आप क्योंकि अब जो बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे उनके पास रिवीजन का टाइम तो है नहीं, एक ही महीने का समय बचा हुआ है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आपके पास आप वो चीजें आपके दिमाग में एकदम फ्रेश बनी हुई हो जो ज्यादा से ज्यादा नंबर की आने वाली है। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि हम ज्यादा मार्क्स की चीजों को अंत में पढ़ें ताकि मेरे दिमाग में वो फ्रेश बनी रहे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप अभी से पढ़ा जैसे बायोकेमिस्ट्री और आपने रिवाइज नहीं किया लास्ट में जाकर के, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा नहीं, तो आप रिवाइज नहीं कर पाए लास्ट में जाकर के, तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अभी हम जो है कम मार्क्स वाली चीजों को पढ़ लेते हैं, जैसे कि एटीसी, पीटीसी, एटीसी, बीपी, बायोइन्फो, इस तरीके से डायरेक्शन में पढ़ना शुरू करिए। उसके लिए भी मैंने पूरा का पूरा आपके लिए एक चार्ट बना दिया है। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे पहले हफ्ते में अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरे पास प्लांट टिश्यू कल्चर का पूरा मटेरियल है। पीटीसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एनिमल टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पीटीसी हो गया, ये यहां पे हो गया एनिमल टिश्यू कल्चर, एटीसी ये हो गया। इसके अलावा फिर यहाँ पे आ गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पे। अब आ जाएगा बीपी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा हम लोग एक हफ्ते में किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने का समय नहीं बचा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक पेज से उठाया और पूरा का पूरा पढ़ डाला, इतना टाइम ही नहीं बचा हुआ है। तो मैं अभी आपको लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको पर चैप्टर में पढ़ने हैं, पर यूनिट में पढ़ने हैं, वो भी बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, वो भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया। देखिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को जो मेटिकुलसली पढ़िए, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा कम से कम उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और क्योंकि हर साल जो है वहां से सिलेबस या वहां से क्वेश्चंस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए हम उसके इम्पैक्ट को या इफेक्ट को कम भी नहीं आंक सकते। अब इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है, एक हफ्ते का समय है आपको ये खत्म करने के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर 2 दिन में खत्म हो सकता है, एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए भी 2 दिन में खत्म हो सकता है, और उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 1 से 2 दिन लग सकता है। तो साथ साथ में अब आप जो भी टाइम बचा हुआ है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को दे दीजिए, जितना भी टाइम आपके पास निकल करके आ रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2-3 बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स लगाए हैं और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग साथ में लगा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास जैसे बोर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 घंटे का समय अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पार्ट ए को दे सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर पार्ट ए में क्या क्या चीजें पढ़नी है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पार्ट ए का, तो आप उसको जाकर के सर्च कर सकते हैं, वो गैटबी की प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, उसको जाकर के देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पार्ट ए आपको समझ में आ जाएगा, उतने टॉपिक्स पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। समझ में आया? चलिए अब आ जाइए सेकेंड वीक की तरफ बढ़ते हैं। सर सेकेंड वीक में क्या करना चाहिए, और ऊपर की तरफ, मतलब अब और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू कर रहे हैं। देख भी सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा आरडीटी, यहाँ पे आ जाएगा बाकी टेक्निक्स, और यहाँ पे आ जाएगा जेनेटिक्स। इतनी चीजें हो गई। और इसके अलावा यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा हुआ है सर, ये गैप यही चीज को कवर कर रहा है, यानी कि पार्ट ए अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप जरूर पार्ट ए को देख लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोला हूं वो उतना पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा पार्ट ए का। ठीक, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पे, यानी कि थर्ड वीक पे। तीसरा हफ्ता हमारा आ गया। अब एक महीने में 4 ही हफ्ते तो होंगे, तीसरा हफ्ता हमारा आ गया। इम्यूनोलॉजी पढ़ लीजिए, सेल बायो और माइक्रोबायो। ठीक, तो ये टॉपिक्स यहाँ के हो गए। इसके अलावा यही गैप मैंने यहाँ पे इसीलिए मारा हुआ है ताकि हम पार्ट ए को यहाँ पे खत्म कर सके। ठीक है, तो ये 3 हफ्ते की कहानी हो गई। अब हमारे पास अगर आप देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पे बाकी सारी चीजें हो गई हैं। बस हमारा लास्ट का अगर हम देखें तो 4th वीक में मेरा बायोकेमिस्ट्री और मॉल बायो जो है वो लेफ्ट ओवर पार्ट है। क्या बचा हुआ है, बायोकेमिस्ट्री बचा हुआ है और मॉल बायो बचा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई भी चीज जो है वो आपकी छूटी हुई है, दैट मीन्स जो आपके पिछले 3 हफ्ते में अगर कोई चीज ऐसी है जो छूट गई है, तो उसको कवर करने का एक बढ़िया टाइम ये है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बायोकेम, मैंने लिखा यहाँ पे मॉल बायो, और मैंने लिखा यहाँ पे लेफ्ट ओवर पार्ट, और यहाँ पे पार्ट ए का टाइम है, अगर आपके पास बचता है कुछ टाइम समय तो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक मैंने आपको एक गाइडेंस बता दिया कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक में क्या करना है। आपको देख करके लग रहा होगा बहुत हैवी है, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। एक महीने में अगर आपको कोर्स इतना खत्म करना है तो आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इतना कुछ ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि अगर हमें अभी
आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ डुएबल है, लेकिन अभी से अगर आप सोचोगे कि यार नहीं हो सकता तो कतई भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से करना है। एक स्पेशल टिप मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे हमेशा ये पूछते रहते हैं कि पार्ट ए के लिए क्या करना चाहिए। उनको इसकी परवाह नहीं है कि पार्ट बी जो है वो 180 नंबर का आ रहा है। अगर आप देखें तो पार्ट बी जो है, हम लोग देखें पार्ट बी जो है उसके 60 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। दैट मीन्स यहां से ये 180 नंबर की ज्यादा चिंता नहीं है और चिंता है 60 नंबर की जो पार्ट ए में आएगा। पता है आपको, पार्ट ए अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/2 नेगेटिव मार्किंग है पार्ट ए में। तो ये ज्यादा खतरनाक है। और प्लस आपको बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप या पार्ट बी में अगर आप ज्यादा टाइम दे देते हैं तो आप ऑलमोस्ट जो भी आप कॉलेज चाहेंगे आराम से आपको मिल जाएगा। 180 100 में से 60 क्वेश्चन ढूंढना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, जबकि गैट भी बहुत सरफेस का पेपर बनाता है। तो 60 क्वेश्चन अगर आप ढूंढ ले तो 180 नंबर तो आपके यूं ही बन गए। तो फिर आपको पार्ट ए की चिंता भी करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो 15 जो क्वेश्चन है पार्ट ए में भी जो 15 क्वेश्चन हैं वो सीधे सीधे आपके किससे आ रहे हैं? बायो से ही तो आ रहे हैं। क्यों सर आप ये कैसे कह सकते हो कि बायो से आ रहे हैं? जैसे कि देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया और बायो हो गया। ठीक, हाई स्कूल इंटर लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो आती है गैट बी में। और ये पूरा का पूरा इसका सब मिलाकर के होता है 60। तो 1 2 3 4 है, तो कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन हर जगह से आ रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक, अब अगर हम बायोलॉजी के 15 तो रख ही लेते हैं कि इसको तो हम टारगेट करेंगे ही करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हम लोग, मैंने आपको टॉपिक्स बता ही दिए हैं, तो उतना ही आप डील करिए। उससे ज्यादा अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बायोलॉजी का समय जा रहा होगा। वो कम से कम मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मेरी स्पेशल टिप यही, डू नॉट वरी टू मच अबाउट पार्ट ए। आपको अच्छे कॉलेज में ही जाना है ना, तो आप पार्ट बी भी अच्छे से करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। पार्ट ए पे ज्यादा समय दिया तो आप पार्ट बी का समय खराब करेंगे और अल्टीमेटली नुकसान हो सकता है। ठीक है, बाकी डिसीजन आपका है, जैसे भी आप चाहें, कॉल आपकी है, आप देख सकते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीजें बता सकता हूं। ठीक, अब मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है इस दौरान आपको 1 महीने के अंदर कवर करने हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जल्दी से मेरे साथ साथ देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस किस टॉपिक को आपको पर यूनिट कवर करते हुए चलना है। जैसे कि अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म की बात करूं, आपको जरूर पता है ये बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ये बायोकेमिस्ट्री का आ रहा है। तो यहां पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स से मैं पहले बता चुका हूं, कम से कम यहां से एंजाइम्स, प्रोटीन्स, क्या मतलब अमाइनो एसिड, इतना तो कम से कम पढ़ करके जाना ही जाना है। 2 बायोमोलिक्यूल एंजाइम और आपको 2 बायोमोलिक्यूल तो कहना गलत होगा, आपको कम से कम प्रोटीन यहां से पढ़ करके जाना ही जाना है। अगर आप छोड़ करके जाना चाहते हैं बाकी चीज तो मैं रिकमेंड कभी नहीं करता, लेकिन समय नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कम से कम यहां से प्रोटीन तो जरूर आपको पढ़ के जाना चाहिए। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंजाइम मैंने आपको बताया ही, एंजाइम काइनेटिक्स से लेकर के एंजाइम इनहिबिशन तक भरे पड़े रहते हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि किस किस टाइप के एंजाइम्स हैं, जैसे कि ऑक्सीडोरेडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, कौन कौन से टाइप्स के एंजाइम्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उनका एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर वगैरह क्या होता है, यहां से जंप करके क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डिजाइन्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, आपके पास टाइम बचता है तो मेटाबॉलिज्म देख लीजिए, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़िए ही पढ़िए। और मेटाबॉलिज्म में भी आपको क्या पढ़ना है याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ के जाइए, रेस्पिरेशन पढ़ करके जाइए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ करके जाइए। ये तो जरूर पढ़ करके जाना चाहिए, मतलब आता ही आता है क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस से C3 C4 को प्लांट के ऊपर क्वेश्चन भरा रहता है, देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जल्दी से देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपको पढ़ना है तो वायरसेस पढ़ लीजिए और साथ साथ में आपको यहाँ पे बैक्टीरिया पढ़ना चाहिए। वायरसेस में आपका बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया में खास तौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपने वहीं पढ़ ली होगी, सेल बाय मतलब जो अभी पीछे हमने बायोकेमिस्ट्री में भी देखा था वहां से पढ़ ली होगी। लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो आपको पता है, पेप्टिडोग्लाइकेन नैग नैम वाला कॉन्सेप्ट है, वहां से आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन यहाँ पे आप पीछे पढ़ ही चुके हो। यहां से थोड़ा बहुत डिजीजेस पूछा जाता है और होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन के बारे में क्वेश्चन यहां से आ सकता है।
तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बोले तो ये जो न्यूट्रिशन है, यानी कि कौन कौन से टाइप्स के मीडिया वगैरह है, उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाते हैं, उसको देख लीजिएगा। ये आप फोटोज वगैरह इसकी क्लिक कर सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो सेल बायोलॉजी, बहुत बड़ा यूनिट है भैया, बहुत बड़ा। ठीक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के ऊपर जंप करके क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के, आपके जो डिफरेंसेस टाइप के क्वेश्चन है भाई, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। डिफरेंसेस लिख करके रख लीजिए, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ, भाई सीडीके साइक्लिन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पिछली बार भी पूछा गया था, अब की बार फिर पूछा जा सकता है। तो ये सेल साइकिल सेल ग्रोथ, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं, कैसे आएगा, मतलब बहुत हैवी पोर्शन है और यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेल टू सेल कम्युनिकेशन में प्रोटीन्स, इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स और जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इनके बारे में पूछता है। इसके अलावा अगर हम सिग्नलिंग की बात करें तो आप कम से कम जीपीसीआर और टायरोसिन काइनेज जो सिग्नलिंग होती है वो तो कम से कम पढ़ करके जाएंगे ही जाएंगे। ये हो गया सेल बायोलॉजी में। और ऑर्गेनील्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो ऑर्गेनील्स पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली यही हो गया। तो नॉर्मल जेनेटिक्स जो है आपकी मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, और उसके अलावा जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह हैं, म्यूटेशन है, ठीक है। इसके अलावा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, ये चीजें जो है ये आपसे यहां से पूछ सकती है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर रेप्लिकेशन वगैरह के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। जो आपकी बायोकेमिस्ट्री उसमें भी बहुत सारी चीजों के वीडियोस बना चुका हूं, तो वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारी चीजें आपको डायरेक्टली मेरे वीडियोस से मिल जाएंगी। माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं। ये इसमें से भी कई सारी चीजों के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं। तो अब देखिए सेल बायोलॉजी हो गया। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करें तब देखिए डैमेज और रिपेयर में आपके एंजाइम्स के बारे में पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, रिपेयर सिस्टम पे फिर आ सकता है। इसके अलावा डिजीजेस आपने पीछे भी देखी थी, यहां पर भी है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये तो जरूर पढ़ करके जाना है, ठीक। तो ये रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, ये पढ़ करके जाना ही जाना है, ये याद रखिएगा। और यहां से रिपेयर जो है वो तो पढ़ना है, ठीक है। चलिए आ जाइए अब टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो मैंने यहाँ पे आपके माइक्रोस्कोपी पे देखे हुए हैं। माइक्रोस्कोपी पे आपके लाइट माइक्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन आता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी आता है। सेम टाइम यहां से अच्छे से पढ़ के जाना है हमें, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, क्रोमेटोग्राफी में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, माइक्रो एरे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इसको ढूंढ लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर, आपको मिल जाएगा, वहीं से आप इसको मैक्सिमम चीजें आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और जितना पढ़ा दिया है उतना काफी, उसमें उसके बाहर नहीं आएगा, ये भी बता रहा हूं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारा कुछ पढ़ा चुका हूं इम्यूनोलॉजी में, बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। इम्यूनोलॉजी की पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ये भी बता रहा हूं। तो देखिए इन्नेट इम्यूनिटी, ह्यूमोरल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये पूछा जा सकता है। एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्या है, कैसे होता है, ये पढ़ा चुका हूं। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, ये पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ा चुका हूं। एमएचसी कॉम्प्लेक्स, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, इसको भी देख लीजिएगा। इम्यून रिस्पॉन्सेज, रेगुलेशंस एंड डिसऑर्डर, अब देखिए यहां से क्वेश्चन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। ये इतना इम्यूनोलॉजी के लिए मुझे लगता है काफी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे आते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा है, पढ़ना कम है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज एंड टूल्स, इसके अलावा ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके डेटा बेसिस से आते हैं, अलाइनमेंट से आते हैं, सीक्वेंस एनालिसिस। इसके अलावा यहाँ पे रिसोर्सेज एंड टूल्स, बस इतना ही मेजर जो है, ये तीन ही है, अलाइनमेंट, डेटा बेसिस, रिसोर्सेज एंड टूल्स, और मेजरली इतना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, आप देख सकते हैं। कभी कभी ये जो है वो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के बारे में क्वेश्चन पूछता है, फाइलोजेनेटिक्स यहां से पूछ सकता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, जो मैंने टेक्निक्स लिखा हुआ था, अब यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स, बेसिकली यहाँ पे आरडीटी वाली टेक्निक्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आरडीटी में, अब जैसे कि पीएनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज हो गया, या आपका फॉस्फेटेज हो गया, या आपका लाइगेज हो गया,
या आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए, उनकी क्या क्या खासियत है, क्या किस तरीके से काम करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें ये यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूं वहां पर भी एंजाइम्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डीएनए पॉलीमरेज कितनी तरीके के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज कितनी तरीके के होते हैं, क्या उनका रोल होता है, किस किस तरीके के सब यूनिट्स होते हैं और सब यूनिट्स का क्या रोल होता है, ये जम करके क्वेश्चन यहाँ से आता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट डीएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा पीसीआर के ऊपर तो बेसिक क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया इतना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। देखिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सिंपल है, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड पीटीसी, बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एप्लीकेशंस में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, इसको देख लीजिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कम से कम ये 3 टॉपिक्स देखिए। उसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो काम बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। अगर इसमें से हम पढ़ने चले तो इसमें कुछ हम काट नहीं सकते हैं, और हर बार से ज्यादा हर बार क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से। तो अगर हम देखने चले तो यहाँ पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर का पोर्शन है, इसके अलावा रियोलॉजी का पोर्शन है, एरेशन एजिटेशन का पोर्शन जो है वो स्ट्रक्चर में आ जाता है आपके बायोरिएक्टर का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बैच फेड बैच कंटिन्यूअस प्रोसेस कल्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब अगर आप देखें तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, पूरा का पूरा चैप्टर है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्केलिंग अप के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। यस, बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक्स वगैरह, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, या आप जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह के बारे में या ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तब भी आप ये वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। क्रोमेटोग्राफी में अगर मैं आपको पहले टेक्निक्स में बता चुका हूं तो वो वहां से आप पढ़ सकते हैं। इतनी चीजें जो है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की तो पूरी की पूरी मेरी एक प्ले लिस्ट है, वहां पे 30 या 35 के आसपास शायद वीडियोस हैं जिनको आप पढ़ करके कम से कम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स मैं उसमें कवर नहीं करा पाया हूं, तो लेकिन फिर भी जितना है उतना आप चेक कर सकते हैं इससे। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यस, मेरी 2 बुक्स हैं। अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से घबरा रहे हैं तो मेरी एक बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसको लोगों ने बहुत पसंद किया हुआ है, बहुत अच्छे क्रिस्प कंसाइज नोट्स दिए हुए हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर, और बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपको डर लगता है तो इसको यूज करके आप पूरा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हो गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्ट ए के लिए आप कुछ मटेरियल बता दीजिए, तो हमारी फिजिक्स की एक बुक है पार्ट ए की, कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन फिजिक्स, तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिक्स अपनी और बेहतर करने के लिए। ये भी अमेजोन पे अवेलेबल है। दोनों बुक्स का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, 300 रुपए के आसपास है। हाईली अफोर्डेबल बुक्स हैं और बहुत अच्छा मटेरियल इसके अंदर दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई से मदद की जरूरत है, मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में हमारा जो क्रैश कोर्स था गैटबी का वो 28 फरवरी से शुरू हो चुका था। तो ऑलमोस्ट 1 महीने का समय इस कोर्स को चलते हुए हो चुका है, लेकिन ऑलरेडी इस पे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है तो अभी भी आपके पास समय है, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, अभी भी टाइम है। और रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद आप कम से कम एक बेहतर डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई जाएगी। और इसकी में अभी कोर्स खत्म करने के बाद पूरा रिवीजन भी होगा, यानी कि वी वुड बी फिनिशिंग ऑफ द कोर्स पहले वीक ऑफ अप्रैल तक हम कोर्स खत्म करने के बाद पूरा जो 15 दिन का समय होगा उसमें पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, ये भी हमारा एम है। तो एक बहुत जबरदस्त कोर्स है, बहुत अच्छा चल रहा है, ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब कोर्स है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्योंकि रिक्वेस्ट करके लेट ज्वाइन किया है, इसीलिए मैं इसको ओपन किया हुआ है। तो अगर इनकेस आप चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं रिक्वेस्ट करके। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इनकेस अगर आप चाहें ज्वाइन करना तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8299134528 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, 8299134528। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और
बात कर सकते हैं रिगार्डिंग कोर्स। इसकी जो फीस है वो ₹3,999 है, 3,999। उसमें पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज था, फ्री टेस्ट सीरीज थी, इन टाइम कोर्स कंप्लीशन, फ्री रिवीजन, लाइफ टाइम नोट्स, रिकॉर्डिंग, गैट बी के PYQs और गाइडेंस इन काउंसलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये रहता है कि हमको कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि मेरा भी गेट बायोटेक्नोलॉजी का एक काउंसलिंग ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है, उसमें मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से उन्हें कौन से IIT में जाना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन देयर रैंक। उसी तरीके से हम हमेशा प्रयास करते हैं, सिर्फ हमारा जो स्टूडेंट का साथ होता है सिर्फ तभी तक नहीं है जब उसका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं है। मेरे साथ हमेशा ये रहता है कि स्टूडेंट को लास्ट तक उसके डिजायर्ड कॉलेज तक पहुंचाऊं और फिर मैं वापस आऊं अपने घर। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके का अगर आप चाहते हैं सिनेरियो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हो गई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।